प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बलूचिस्तान पाकिस्तान से। बलूचिस्तान में तेज हो चुकी अलगाववाद की आवाज़ को दबाने के लिए पाकिस्तान दमनकारी रवैये पे उतर आया है। पाकिस्तान की सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए चीन के सिंजियांग की तरफ बलूचिस्तान को जेल बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए बलूचिस्तान में नज़रबंदी केंद्र बनाने की योजना तैयार की गई है। ये नज़रबंदी केंद्र जेल ही होंगे जिसमें बलूच आंदोलनकारियों को आतंकवादी घोषित करके रखा जाएगा। 26 अगस्त को बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान प्रांत में सिलसिलेवार हमले किए थे। इन हमलों में सुरक्षा बलों के जवानों समेत 60 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बलूचिस्तान कई दशकों से हिंसा से ग्रस्त रहा है, लेकिन हाल में हुए हमलों में कुछ वर्षों का सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद पाकिस्तान की संघीय सरकार और सेना ने बलूचिस्तान प्रशासन के साथ मिलकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी, जिसमें जवाबी तैयारियों पर भी चर्चा हुई। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने अलगाववादियों से निपटने के लिए सेना और दूसरी एजेंसियों को स्पेशल पावर देने का फैसला किया है। इसके तहत केवल देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के शक के आधार पर बलोच लोगों को बिना किसी FIR या कोर्ट आदेश के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। पहले ऐसी विशेष सख्तियाँ एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत खैबर पख्तूनख्वा में दी गई थी, जब साल 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में आतंकी हमला किया गया था। सरकार ने बलूचिस्तान के लिए सुरक्षा एजेंसियों को उसी तरह विशेषाधिकार देने के लिए ATA में संशोधन करने का फैसला किया है। इसमें संदिग्ध लोगों को बिना कोर्ट आदेश की हिरासत में रखने के लिए स्पेशल नज़रबंदी केंद्र बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। बलूचिस्तान में उठी विरोध की आवाज़। बलूचिस्तान में विरोध का चेहरा बन चुकी मेहरंग बलोच ने पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेहरंग ने लिखा कि पाकिस्तानी सेना के इशारे पर बलूचिस्तान सरकार हजारों लोगों के नाम आतंकवाद विरोधी निगरानी सूची में डालकर बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित करके से दुर्व्यवहार कर रही है। मेहरंग ने बताया अकेला कोटा में 137 लोगों को लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसमें छात्र, कार्यकर्ता, लेखक, वक्ता, प्रोफेसर शामिल हैं। सूची में मेहरंग के भाई नासिर बलोच भी शामिल है। मेहरंग ने लिखा है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान को सिंजियांग स्वायत्त क्षेत्र की तरह एक सामूहिक नज़रबंदी शिविर में बदल रही है, ताकि लोगों के विचारों को नियंत्रित, उत्पीड़ित और परिवर्तित किया जा सके। लेकिन बलोच ऐसी कोशिशों का विरोध करेंगे। आइए हम बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। उन्होंने अमेरिका की ज़मीन से BJP सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने RSS से लेकर मोदी को घेरने की कोशिश की। आरक्षण, चुनाव आयोग पर बात की। राहुल ने सिख धर्म की आज़ादी को लेकर बयान दिया, जिस पर BJP ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। BJP ने इसे राहुल गांधी द्वारा विदेश में भारत की छवि बदनाम करने की कोशिश बताया। इसके अलावा राहुल ने भारत को कमतर आंकते हुए चीन की तारीफ कर दी। इन सब बयानों को लेकर BJP ने राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को आड़ोतियाँ लिया है। BJP के साथ साथ बसपा प्रमुख मायावती ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अमेरिका में जिस एजेंडे को सेट करने की कोशिश की, लेकिन क्या वो खुद अब उसके घिर गए हैं? राहुल गांधी के जिस बयान पर सबसे ज़्यादा बवाल मचाया वो सिख धर्म से संबंधित है। दरअसल नेता विपक्ष ने अमेरिका में एक सिख व्यक्ति से पूछा, मेरे पगड़ीधारी भाई, आपका क्या नाम है? कांग्रेस नेता ने कहा, लड़ाई इस बात की कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार है या नहीं, या एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं। लड़ाई इसी बात के लिए है, और यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। आरक्षण को खत्म करने को लेकर भी दिया बयान। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में आरक्षण खत्म करने को लेकर कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब सही समय होगा। अभी सही समय नहीं है। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपये में से 5 रुपये मिलते हैं, और OBC को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। असलियत यह है कि इन्हें भागीदारी नहीं मिल रही है। भारत के हर एक बिजनेस लीडर की लिस्ट देखें, मुझे आदिवासी दलित का नाम दिखाएं। इसके अलावा राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर भारत को कमतर आंकते हुए चीन की तारीफ की। उन्होंने कहा, एक तरफ जहां भारत में बेरोजगारी एक विकट समस्या का रूप धारण करती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ चीन और वियतनाम जैसे देशों में रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। इन देशों में बेरोजगारी खत्म होती जा रही है। उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भी अपनी बातें रखी। कहा, बांग्लादेश ने हमें कपड़ा उद्योग के मामले में पूरी तरह पछाड़ दिया है। चाहे उस देश में कोई भी समस्या क्यों न चल रही हो, लेकिन उसने हमें कपड़ा उद्योग में पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी को समान अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए। राहुल ने कहा कि मैं इसे स्वतंत्र चुनाव नहीं मानता हूँ, मैं इसे काफ़ी हद तक नियंत्रित चुनाव मानता हूँ। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो भाजपा 240 सीटों के आसपास भी कहीं आती। BJP के पास मजबूत आर्थिक ताकत थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि चुनाव आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे। पूरा प्रचार अभियान ऐसे बनाया गया कि मोदी देश भर में अपना एजेंडा चला सकें। RSS पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वाशिंगटन के वर्जीनिया में आरोप लगाया कि RSS कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को अन्य की तुलना में कमतर मानता है।
उन्होंने कहा आरएसएस यही कहता है कुछ राज्य दूसरे राज्यों से कमतर हैं, कुछ भाषाएं दूसरी भाषाओं से तुच्छ है, कुछ धर्म दूसरे धर्मों से कमतर हैं, कुछ समुदाय दूसरे समुदायों से हीन है। इसी बात की लड़ाई है। उन्होंने कहा ये मुद्दे लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्र तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस की ये विचारधारा भी है कि तमिल, मराठी, बांग्ला, मणिपुरी ये सभी तुच्छ भाषाएं हैं। लड़ाई इसी बात की है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान कांग्रेस पर उल्टे पड़ते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी समेत कई पार्टियां राहुल गांधी को घेर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर अमेरिका में दिए गए उनको बयानों को लेकर हमला बोला और कहा कि विदेशी धरती पर इस तरह से देश की छवि खराब करना राष्ट्र विरोधी कृत्य है। बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला धब्बा करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर विदेश में अपनी टिप्पणियों से भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। मायावती ने राहुल के बयानों पर जताया विरोध। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए। पूर्व सीएम मायावती ने कहा कि हम काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली ये पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनकी इस नाटक से सचेत रहे जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। उन्होंने कहा लोग कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि ये पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे। उन्होंने आगे कहा कि जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया तो इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहें। ये हम बात करें चीन की। अब चीन के कुछ शहरों में विदेशी अस्पताल खोलने की तैयारी है। चीन सरकार के एक दस्तावेज के मुताबिक विदेशी निवेश से ये अस्पताल बीजिंग, तियानजिन, शंघाई, नानजिंग, सुजो, फुजो, गुंगजाओ, शेंजेन और पूरे हैनान द्वीप में खोलने की अनुमति दी जाएगी। चीन के इस कदम के बाद भारतीय कॉरपोरेट स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्साह है। कई कॉरपोरेट घराने या निवेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि भारतीय विदेशी कॉरपोरेट को चीन में निवेश के कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग और राष्ट्रीय चिकित्सा उत्पाद प्रशासन ने एक संयुक्त दस्तावेज में कहा कि अस्पतालों की स्थापना के लिए शर्तों, आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में घोषणा की जाएगी। चीन के पायलट मुक्त व्यापार क्षेत्र बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग और मुक्त व्यापार बंदरगाह हैनान में विदेशी उद्यमों को मानव स्टेम सेल, जीन निदान और उपचार से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुप्रयोग की अनुमति है। यहाँ स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों का पंजीकरण, लॉन्च और उत्पादन किया जाता है। दस्तावेज में कहा गया कि उद्यमों को चीन के कानून और नियमों का पालन करते हुए मानव आनुवांशिक संसाधन प्रबंधन, दवा क्लिनिकल परीक्षण, दवा पंजीकरण, उत्पादन और नैतिक समीक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। उन्हें प्रबंधन प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए भी कहा जाता है। चीन ने 2014 में भी इस तरह की घोषणा की थी। इसमें कुछ भारतीय कॉरपोरेट अस्पतालों में दिलचस्पी दिखाई थी। इसके बाद देश के शीर्ष कॉरपोरेट अस्पतालों के स्वास्थ्य पेशेवरों ने चीन का दौरा किया था और अपने नेटवर्क को चीन तक विस्तारित करने में रुचि व्यक्त दिखाई थी, लेकिन आगे कुछ नहीं हो सका। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन में इस क्षेत्र में निजी कंपनियों को आमंत्रित करने में चिकित्सा संसाधनों की बाधा कम होगी। हालांकि भारतीय कॉरपोरेट अस्पतालों को चीन में उद्यम स्थापित करने में द्विपक्षीय तनाव के असर का सामना करना पड़ सकता है। चीन की घोषणा पर चीन फार्मास्यूटिकल्स के उपाध्यक्ष क्षेत्रीय प्रमुख श्रीधर सुब्रमण्यम ने कहा कि सकारात्मक विकास है। उन्हें कहा कि कई साल पहले शंघाई में यह प्रयोग किया गया था, बाद में इसे बदल दिया गया, अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में कई कॉरपोरेट अस्पताल हैं जो अपना वैश्विक विस्तार कर रहे हैं। इसमें फोर्टिस, अपोलो, मैक्स, नारायण हृदयालय समेत कई संस्थाएं शामिल हैं। इसके पास विश्व स्तरीय अस्पताल स्थापित करने और JCI प्रमाणन प्राप्त करने में विशेषज्ञता है। उन्होंने कहा चीन में अस्पताल स्थापित करने में कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि चीनी स्वास्थ्य सेवा और अस्पताल का तंत्र प्रबंधन विदेशों से बहुत अलग है। विदेशी ग्राहकों के लिए विदेशी अस्पताल बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह बहुत छोटी संख्या है। विदेशी अस्पतालों का मुख्य लक्ष्य स्थानीय आबादी का हित पूरा करना होगा। विदेशों से अच्छी इलाज की तकनीक को लाकर स्थानीय परिस्थिति, प्रतिपूर्ण और प्रबंधन के हिसाब से स्थापित करनी होगी। सुब्रमण्यम ने कहा कि किसी भी अस्पताल के लिए बुनियादी ढांचा, प्रबंधन और क्लिनिकल विशेषता काफ़ी मायने रखती है। किसी क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए क्लिनिकल विशेषता स्थानीय होना जरूरी है और चीन में आसान नहीं है, क्योंकि अधिकांश चीनी डॉक्टर बड़े अस्पताल में काम करते हैं। विदेशी संस्थानों के लिए एक और चुनौती चीनी आनुवांशिक सामग्री तक पहुँच और प्रबंधन की है। साथ ही चीनी रोगी की जानकारी भी जरूरी है। हालांकि इसे खोलने की नीति अच्छी है, लेकिन क्या वास्तव में इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत अधिक विदेशी निवेश आएगा, देखने की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय फार्मा क्षेत्र ने हाल के सालों में सरकारी चीनी स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफ़ी प्रभाव डाला है, मगर चीन ने अभी तक भारतीय दवाओं के आयात को पूरी तरह से मंजूरी नहीं दी है। कुछ साल पहले एक ल्यूकेमिया रोगी की दुर्दशा पर बनी एक चीनी फिल्म ने भारतीय कैंसर दवाओं का आयात करने की जरूरत का मुद्दा उठाया था, क्योंकि भारतीय कैंसर की दवाएं चीन और अन्य देशों की तुलना में बेहद सस्ती हैं। भारत भी द्विपक्षीय व्यापार में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के घाटे को दूर करने के लिए चीन पर कैंसर का इलाज करने वाली दवाओं को अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहा है। ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ।